जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के बीच मैं एक वीडियो मैथ सब्जेक्ट को लेकर के आ रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे एसएससी जीडी है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस है, और साथ ही साथ में जो भी मैथ से संबंधित और अन्य परीक्षाएं हैं, उनको लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस चीज़ को देखें, समझें। इसमें हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को लेकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिक्स पार्ट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपको परीक्षाओं की जो शैली है वो समझ में आए, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो समझ में आए, आप इनको सॉल्व करें, इनको समझें, और साथ ही साथ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताने का काम भी करें। इसी तरीके से पहली वीडियो ये मैं मैथ की आप लोगों के लिए प्रेषित कर रहा हूँ। इसके बाद मैं रीजनिंग, मैथ या अन्य विषय से संबंधित वीडियो जो आगामी परीक्षाएं हैं, इनको ध्यान में रख करके आपको प्रेषित करूंगा। आप इन्हें पढ़ें, समझें और देखें। आइए पहला सवाल बनाते हैं। आइए, पहला ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सवाल में एक थीम है। अगर वो समझ में आ जाएगा तो वो तुरंत निकल जाएगा सवाल, कोई ऐसा टफ नहीं है। ये कह रखा है यदि x प्लस वाई बराबर 11 दे रखा है तो -1 की पावर x प्लस प्लस 1 की पावर y के बराबर है, जहां x और y पूर्ण संख्या है। ये क्या कह रहे हैं, जहां x और y आपका होल नंबर है, ऐसा आपको दे रखा है कि x और y जो है वो आपका होल नंबर है। अब इसमें एक रूल है, उसको आप ध्यान में रखें। रूल क्या है कि जब भी अगर कोई दो आपका होल नंबर्स दे रखे हैं और उनका योग अगर आपका क्या कहते हैं विषम संख्या दे रखी है, मैंने क्या बोला उस लैंग्वेज को पकड़े। यदि कोई अगर दो पूर्ण संख्याएं हैं तो वो साफ कह रहा है एक्स और वाई पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, और उनका योग अगर आपका विषम संख्या है तो हमेशा ध्यान रखना कि उसमें से पहली संख्या सम या विषम कुछ भी हो सकती है। सम हो सकती है या आपका विषम हो सकती है, तो वहीं दूसरी संख्या जो है वो विषम या सम हो सकती है। तो आप एक बार सम और एक बार विषम, आप जिस आपकी जो इच्छा है वो एक बार रख करके देखेंगे। तो आपने कहा कि सर इसका एक बार एग्जांपल समझा दो। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये संख्या दे रखी है 11। अब 11 कैसे बनी होगी, तो 5 धन 4 ऐसे बन सकती है, या आपका 4 और 5 से बन सकती है, या आपका 7 और 4, जैसे 7 और 4 11, तो मैंने कहा 4 और 7 11। तो आपको क्या पता चल रहा है इससे कि एक संख्या सम है तो दूसरी क्या है, विषम। तो जब भी कभी पूर्ण संख्या कोई दे रखी है और उसका योग अगर कोई विषम है तो उसमें से एक संख्या सम होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, विषम होगी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें ये मिटा देता हूं, ये तो एग्जाम्पल था। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर अब मैं और आपको समझाऊं कि जैसे माना कोई संख्या 9 है, तो 9 है तो वो किससे बनी होगी, तो एक 4 से और दूसरी 5 से, या दूसरी एक 3 से तो दूसरी 6 से, या 6 से या 3 से। तो आपको क्या समझ में आया कि जब भी कोई अगर होल नंबर दे रखा है, पूर्ण संख्या दे रखी है, तो उसमें से एक संख्या सम होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, विषम होगी। उसी आधार पर हम इसी क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे और तैयार करेंगे। आइए देखते हैं क्या देता है आपको। अगर एक्स प्लस वाई बराबर अगर 11 दे रखा है, तो आपसे कह रहा है -1 की पावर एक्स प्लस प्लस 1 की पावर वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब आप इसमें क्या करिए, एक बार x की वैल्यू आप कोई सम संख्या मान लीजिए, आप अगर 1 मान लीजिए, और y की वैल्यू क्या मान लीजिए, 2। इसको रख करके आंसर निकालिए। तो -1 की पावर आपका 1 प्लस प्लस 1 की पावर आपका कितना हो गया, 2। तो -1 की पावर करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और आपका +1 की पावर 2 करेंगे तो फिर से प्लस का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो एक पॉइंट हमारे पास इसको रख करके ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बार आप इसी के साथ आप क्या कहते हैं x बराबर 2 रख दीजिए तो ये सम हो जाएगा, और y बराबर आप 1 रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। तो आपने कहा सर क्या कहते हैं -1 की पावर x की वैल्यू आपने 2 रख लिया, और प्लस प्लस 1 की पावर आपने 1 रख लिया, और इसको सॉल्व कर दिया। तो आपने कहा -1 की पावर प्लस -1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने दोनों चीजों को रख करके, जो मैंने आपको समझाया उसको रख करके चेक कर लिया। तो या तो कभी या तो क्या बनेगा 0, और या तो क्या बनेगा 2। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, तो इसमें -1 +1 और -2 दे रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का को बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, ठीक है। इस तरह से लेकिन इसका डिजाइन तैयार होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि यदि आपका बी बॉड मार्ट का सवाल है, बी बॉड मास का सवाल है,
बेनिकुलम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उसी का ये सवाल है। और अब इसको जनरेट कैसे करते हैं तो आप सबको मालूम है, बी बॉड मास के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं उसी के आधार पर, बी बॉड मास, इसके आधार पर हम इसको डिजाइन करेंगे। तो बेनिकुलम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसी तरीके से हम इसको लेकर के हल करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देख रखा है 96 डिवाइडेड बाई 12, 12 कोष्टक के अंदर जो जैसा दे रखा है वैसे करिए, ठीक है। और आराम से इसको बनाइए, आराम से सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपसे बोल रहा है इंटू 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम इसमें देखते हैं, पहले कोष्टक को अंत करते हैं। तो 12 से अगर मैं 96 को देखता हूं, देखिए इससे इसको काट देंगे तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 प्लस 14 और इंटू 12 और 8 कितना हो गया आपका 8, 12 और 8 20, आपका 20 कर लीजिए। अब कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, डिवाइडेड आपका 2। अब इसके बाद देखिए हम सब जानते हैं डिवाइडेड को हल करेंगे तो 8 प्लस 14 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आप सब जानते हैं इंटू को हल करेंगे, 8 प्लस आपका ये कितना हो गया 140, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 148, तो आपका बन जाएगा 148। अब क्या कह रहा है, ये तो आपका जी की वैल्यू दे रखी है, तो जी की वैल्यू के साथ आपने वर्कआउट कर दिया, सबके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जी बराबर 148, अब जी बराबर 148 कह रहा है, जी के 1/4 का मान क्या होगा, इसीलिए जी के 1/4 का मान तो जी बट्टा 4 हो जाएगा। तो हम कर देंगे 148 का 1/4। देखो आगे निकलेगा क्वेश्चन का आंसर, देखो उसने आपको ये भी दे रखा है कि 148 है, तो बहुत सारे विद्यार्थी हाँ 148 आ गया तुरंत आंसर क्या लगा देंगे 148, ऐसा नहीं करना है, उसको पूरी भाषा उसको पढ़िए। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/4 ऑफ जी, तो जी के 1/4 का मान निकालना है, आप इसे काट देंगे, ठीक है। तो ये कितने बार करेगा, 4 तियां 12, 4 तियां 12 हो जाएगा, 2 बचेगा आपका, कितने बार जाएगा 7 बार, 7 चौक 28। अब इसका आंसर आ रहा है आपका 37, और चेक कर लेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 37। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम अगला सवाल बनाते हैं। अब अगला सवाल दे रखा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता है। अब इस चीज में समझने वाली बात क्या है कि आखिर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों ने कहां बना रखे हैं, क्योंकि अभी मैं क्लास तो ले नहीं रहा हूं, अभी मैं पर्टिकुलर जो पेपर टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व आउट करा रहा हूं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का जो स्वरूप है, जो उसकी लैंग्वेज दे रखी है, वो कहां से इंडिकेट करती है। अगर वो समझ में आएगा तब जाकर के आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। अब बात आती है कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं एलसीएम और एचसीएफ में, ठीक है। पहली बात तो ये दिमाग में आना चाहिए। अब वो कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो ठीक है, इससे भी एक चीज आपके दिमाग में बैठेगी कि क्या निकालना है। अब ये बोल रहा है कि क्रमशः 20, 48 और 36 अगर विभाजित करने पर इतना शेष बचाता है, तो आप क्या करेंगे पहले, तो आप क्या करेंगे 20, 48 और जो 36 दे रखा है इसमें से आप 13, आपका 41 और 29 आपका माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन का डिजाइन इस तरह का ही होता है, ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके का डिजाइन होता है कि जो आपका शेष बचे वो उभयनिष्ठ आएगा। तो आप जब 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 आएगा, इसी प्रकार से इसमें से जब घटाएंगे तो भी 7 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो भी क्या आएगा 7 आएगा। तो प्रत्येक दशा में कंडीशन में 7 शेष बचेगा। तो आप फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप 20, 48 और 36 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो इसलिए आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब क्या करेंगे हम 20, 48 और जो आपका 36 दे रखा है, 20, 48 और जो 36 दे रखा है इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 10 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर 2 से देंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 12 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 से जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा आपका 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका फिर से 3 से चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा। फिर से 3 से चला जाएगा 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से 5 से चला जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एलसीएम इसका क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 2 2, 4 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 2 है और एक 5 आया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 16 गुणा 9 गुणा 5, ठीक हो गया ऐसे। तो 16 गुणा 9 पंचे 45 और 16 पंचे 80, तो इसका हो जाएगा 720, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेंटेन हो जाएगा ये। तो अब जब से मेंटेन हो गया तो आपसे क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचे। अब हम इसमें क्या करेंगे, आंसर देखो आपके पास 720 भी दे रखा है, तो 720 भी बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 720 आंसर है, नहीं 720 नहीं आएगा। प्रत्येक दशा में
13, 41 और 29, जो ये वाली कंडीशन दे रखा है ना, 13, 41 और 29, ये शेष बचना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि जो उभयनिष्ठ संख्या आ रखी है वो उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 713। क्या आंसर आ जाएगा? 713। देखिए क्वेश्चन वाला किस प्रकार से उसको बनाने का प्रयास कर रहा है, ऑप्शन में आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन में देखो 720 भी दे रखा है, ऑप्शन में 727 भी दे रखा है, ऑप्शन में 713 भी दे रखा है। अब जो विद्यार्थी को हमारा 720 पर कंफ्यूजन होगा, 720 पे टिक लगा देगा। अब किसी को ये समझ में आ रहा है कि माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, रट करके गया है, तो वहां पर ये भी कंफ्यूजन में आ जाएगा। अगर प्लस करेगा तो 727 भी दिख रहा है और माइनस करेगा 713। तो आपको क्वेश्चन को समझ करके, लैंग्वेज को समझ करके आंसर देंगे तो आप नहीं फंसेंगे। तो वो कह रहा है कि इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 13, 41 और 29 शेष बचे। तो आप अगर 713 को 13 से विभाजित करेंगे तो आपका क्या कहते हैं, हाँ 20 से विभाजित करेंगे तो 13 शेष बचेगा, 48 से करेंगे तो आपका क्या कहते हैं 41 शेष बचेगा, और 36 से विभाजित करेंगे तो 29 शेष बचेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दे रखा है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स रेशियो, वो आपका दे रखा है 3:2। ठीक हो गया। फिर कह रहा है यदि 20% बॉयज और 25% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, तो बॉयज जो हो गया आपका 20% हो गया, और गर्ल्स हो गया आपका कितना, क्या कहते हैं 25% हो गया। इनको स्कॉलरशिप मिलती है तो कितने को नहीं मिलती होगी? 80% को नहीं मिलती होगी और 75% को नहीं मिलती होगी। सीधी सी बात है, लॉजिक क्लियर है, इतने को नहीं मिलती होगी। अब आप इसे संख्या में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा आपका 3x, और ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो गया। 3x और कितना हो गया 2x। तो आप ये देखिए कि 3x 80% का कितना है, बॉयज में आ जाएगा, और 2x 75% का कितना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3x का 80% प्लस 2x का आपका 75% कर लिया। कॉमन वैल्यू को पहले बाहर ले लीजिए, आसान हो जाएगा। आपके पास अंदर बच जाएगा 8 या 24 240 और प्लस 150, ये बच जाएगा। आप इसको जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे x इंटू आपका 0549 और 213 अपॉन 100, ये इससे वैल्यू से कट गया तो आपका कितना आ गया 39x अपॉन 10 आ गया, ये आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुई, परसेंटेज में निकालना है। अब परसेंटेज कैसे निकालें? अब जो ये संख्या प्राप्त हुई है वह टोटल संख्या का कितना प्रतिशत है, अगर हम ये निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो मैं यहां पर एक लैंग्वेज बना रहा हूं कि 39x अपॉन आपका 10, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5x, 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। इसको यहां से ले लिया मैंने, 3x और 2x 5x का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये निकालना है आपको। अब आप इसका कितना प्रतिशत है उसे निकाल दीजिए। तो 39x अपॉन 10 इंटू, अब मैं क्या लूंगा पहले 5x लूंगा, नहीं इसको लूंगा 100, क्योंकि मैं इसको वैल्यू को इधर ले जाऊंगा तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और x से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और 0 से 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो 39 इंटू 2 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 78%। तो इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, समझ में आया होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें ये डी ऑप्शन जो है इसका सही क्या होगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सवाल था जिसमें थोड़ा सा समझना था, और किस तरह से निकाला उस तरह से आप लोग भी ध्यान में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 पैसे 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपए है, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ऐसा पूछा है। तो आपके पास 50 पैसे के सिक्के, आपके पास 1 रुपए के हैं, और आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं। अभी 50 पैसा दे रखा है, ये आपका रुपया दे रखा है, ये रुपया दे रखा है। आप इसे पहले रुपए में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 1/2 रुपीज, ये आपका 1 रुपीज ऑलरेडी है, और ये 5 रुपीज हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब इनका अनुपात दे रखा है, दो, इनका अनुपात दे रखा है 2:3:5 दे रखा है। मैं इसको संख्या में बदल लेता हूं, 2x 3x और क्या हो जाएगा 5x, संख्या में बदल गया। अब मैं इस क्या करता हूं, जो ये आपका अनुपात दे रखा था, जो संख्या थी ना अनुपात में, ये संख्या में बदल गया। इस रुपए के साथ कितना वैल्यू बनाता है उसको देख लेता हूं, तो इन दोनों के बीच में गुणा कर देता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 2/2 इंटू एक्स, 2 से 2 कट गया। ठीक है, इन दोनों को देख लिया मैंने, 2x इंटू 1/2 कर दिया ना, तो ये 2 से 2 कट गया। इसी प्रकार से 3 का करेंगे तो 3x आ जाएगा,
इससे करेंगे तो 5×5 = 25, 25x आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया x, 3x और 25, 25x बन गया। अब आपसे पूछ रहा है बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 116 रुपए टोटल। अब 50 पैसे के सिक्कों का हिस्सा बताना है। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है, तो इनको निकालना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है आपको। क्या करेंगे आप? टोटल संख्या दे रखी है 116, ये टोटल संख्या कितनी दे रखी है? 116 इंटू 50 पैसे के सिक्कों में उसका रेशियो क्या बन रहा है? x, तो x ले लीजिए अपॉन टोटल संख्या, तो 25, 3 28 और 1 29x, ये हो जाएगा। x से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? कट जाएगी। x से x की वैल्यू कट जाएगी। अब जैसे ही x से x की वैल्यू कट जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 116/29। आपने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, 9 चौक 36, 4 बार चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 बार। तो 9 चौक 36, 29 गुणा 4 कर देंगे। ठीक है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 6 3 4 3 4 दूनी 8, 9 10 1 11, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 4। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? कॉइन्स की संख्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला सवाल भी आपका मेंटेन हो जाएगा। अच्छा सवाल है, बेसिक है, इससे पहले क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा है इस तरह की सीरीज के क्वेश्चन को, तो आप इसे मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है। कोहरा है और उसमें चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, और फिर कह रहा है कि जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल रहा है, वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। गाड़ी की गति क्या होगी? अब इस सवाल को हम कैसे मैनेज करें, कैसे बनाएं? कोहरा लगा है और एक गाड़ी, एक व्यक्ति जा रहा है, कोहरे में गाड़ी जा रही है और एक व्यक्ति भी जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है, सेम दिशा में, सेम कह रखा है, उसी दिशा में जा रहा है। जो व्यक्ति है मैन मान लेता हूं, इसकी चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति की चाल, रेलगाड़ी की चाल, जो रेलगाड़ी की चाल है वो दी नहीं है, मैं इसको x किलोमीटर प्रति घंटा मानता हूं, यही आपको निकालना भी है, ये कितना होगा। अगर ये एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी? तो आप इसे क्या बोलेंगे? x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको मालूम है एक ही दिशा में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लास में बताया था मैंने। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक देखता है, तो डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर। अब एक चीज समझिए, डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, चीजें यहां किस में चल रही है? किलोमीटर, किलोमीटर में। ये किस में दे रखा है? मीटर में। ये दिक्कत करेगा। अब इसको भी आप किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। तो आप जानते हो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर है तो 100 मीटर में कितने हो जाएंगे? 100/1000 किलोमीटर। तो आप इसे कहेंगे 100, इसे कहेंगे आप 100/1000, ये बदल गया किलोमीटर में। तो आपने कहा कि सर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसीलिए 100 मीटर बराबर 100/1000 किलोमीटर, ये भी चेंज हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके बाद कह रहा है 4 मिनट तक देखते रहा। टाइम कह रहा है, टाइम कह रहा है 4 मिनट तक देखते रहा, 4 मिनट तक देखते रहा। अब देखिए चीजें किस में चल रही है? घंटे में, और ये किस में दे रखा है? मिनट में। तो हमें प्रॉब्लम करेगा, यहीं पर इसको सॉल्व करके इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो आप सब जानते हो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इसीलिए 4 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो 4/60 घंटे। कितने हो जाएंगे? 4/60 घंटे। ये घंटे में चेंज हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि गाड़ी की गति क्या होगी? तो सापेक्ष आपका गति पूछ रखी है या आपका स्पीड पूछ रखी है, तो मैं गति बराबर स्पीड, चाल बराबर दूरी बट्टा क्या कर देता हूं समय, आपको मालूम ही है। तो चाल चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? x-3 हो जाएगी। ठीक है बेटा, x-3। दूरी कितनी दे रखी है? तो 100/1000, बट्टे कितना आ जाएगा? 4/60। आपको इसे सॉल्व करना है अब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x-3 बराबर, इसे सॉल्व करते हैं, 0 0 0 0 कट गया, तो ये हो गया 1/10 गुणे 60/4, ये हो गया। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। जो कट रहा है उसे काटते जाइए। तो इसको यहां पे सॉल्व करता हूं, x-3 बराबर, ये कितना हो गया? 3/2 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2, और प्लस का 3 आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। x बराबर आपका क्या कहते हैं? 3 धन 6/3, तो आप बोलोगे x बराबर 6 3 9/3। इसका अर्थ कितना आ जाएगा? क्या कहते हैं? 6 और 3 9, 6 और 3 9, एक मिनट है, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9/2। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो रही है, एक बार देख लेते हैं इसे। ठीक है, ये आपका इरेजर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कितना रख लिया, इसको भी मिटा देते हैं। चलो ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो ये सॉल्व कर रहे हैं, x बराबर
x बराबर 3 प्लस आपका 3 दूनी 6 बट्टे 2, तो x बराबर आ जाएगा 9 बट्टे 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 से ही 1/2 या 9/2। तो इसमें से देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, जो जवाब आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। कौन सा आंसर बन रहा है? ठीक है, ए वाला। कौन सा रहेगा? ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल बनेंगे। आगामी जो भी आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, या आपका रेलवे की अन्य परीक्षाएं होंगी या बैंकिंग की परीक्षाएं होंगी, ये उन्हीं परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का एक स्वरूप है और उन्हीं को लेकर के मैं आप लोगों को इनको सॉल्व करा रहा हूं। आप इन चीजों को सॉल्व करें, अच्छे से समझें, देखें, और कोई दिक्कत है तो मेरे कमेंट्स में उसको पूछें। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप लोगों की ये लगातार क्लासें रखते रहूंगा, जिसके कारण से आप उन सवालों को समझ सकें जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं आपसे, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और क्लासों में लगातार जो एक रूटीन क्लास चल रही है उसका पार्ट चल रहा है, उसको आप वहां से पढ़ें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, तो ये इस तरह से ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है 7वां। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर, जो दे रखा है पहले उस कंटेंट को निकाल करके साइड करो। बेचने पर तो सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगी, सेलिंग प्राइस दे रखा है 144 रुपए। 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हुई। इस लाइन को ध्यान से समझें, क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हुई, तो इसका अर्थ क्या है कि लॉस जो है वो क्रय मूल्य पर कितने का हुआ? 1/7 का। अब मैं यहीं से इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। तो लॉस बट्टा कॉस्ट प्राइस बराबर 1/7। तो लॉस हो गया आपका कितने का? 1 का, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? आपका 7 का। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या? तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप कह दोगे कि सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 6। समझ में आया सबके? भाई इसको हम क्या कहते हैं? लॉस बट्टा कॉस्ट प्राइस कर सकते हैं। तो लॉस लॉस की वैल्यू कितनी हो गई? 1, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 7। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो आपने कहा 6। ये जो 6 है ये भी कॉस्ट प्राइस है, और ये 144 व्यवस्था इसके बारे में बता रही है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 6 की वैल्यू है 144 के। अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है कि कितना होगा, तो मैंने कहा 6 की वैल्यू 144 के, इसीलिए 7 की वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस है 7, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 144 बट्टे आपका 6 गुणा 7। तो 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, आपका 2 और 6 चौक 24, तो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 15 और 1 16। कितने रुपए आ गया? 168। ये 168 रुपए क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है बेटा, जैसे कॉस्ट प्राइस 168 रुपए आया, फिर क्या शर्त कह रहा है? यदि पेन को 189 रुपए में बेचा होता, वह यदि पेन को 189 रुपए में बेचा होता, तो खरीदा कितने में है उसने? कॉस्ट प्राइस कितना है? 168 रुपीज। अभी मैंने निकाला, 7 की वैल्यू किसके बराबर है? 168 के बराबर है। यदि 168 रुपए में खरीदा होता और 189 रुपए में बेचा होता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप सब जानते हो कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? इसको इससे घटा दीजिए, 1 हो गया, 8 में से 2 गया 6, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 21 का प्रॉफिट 168 का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। तो 21 का प्रॉफिट 168 का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। यही आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। बहुत सिंपल सा है, सिंपल सवाल। ठीक है, इसको हल कर देते हैं। 21 अट्ठे 8 बार चला जाएगा, 8 से काटेंगे तो आप कहेंगे 8 एकम 8। ठीक है, बचा कितना आपका? 2, 8 दूनी 16, बचा कितना आपका? 8 एकम 8, बचा 2, 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंचे 40। तो ये आ जाएगा आपका 12.5%। के यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर बनेगा बी वाला। तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपसे दे रखा है किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। 96 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 96 रुपीज आ गई। 96 रुपए में खरीदा और 25 रुपए के लाभ पर बेच दिया, प्रॉफिट 25%, 25 रुपए के लाभ पर बेच दिया, 25 रुपए के लाभ पर 25 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो सामान का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है कि सामान का सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो, अगर मैं इस सवाल को देखता हूं तो दो तरीके से बना सकता हूं। ये पूछा है आपसे, ठीक है, ये पूछा है। एक तो डायरेक्टली क्या है कि भाई अपना तरीका कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंटेज अपॉन 100। इस फॉर्मूले में रख दो, सवाल निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट इसमें रख दीजिए, सवाल निकल गया। चलिए अगर देखते हैं एक बार, तो 96 इंटू 125 बट्टे आपका 100, ये कर दिया हमने सॉल्व। इसको एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, आपका 96 का गुणा डायरेक्ट पहले 25 से काटता हूं, 25 चक्को 100, 25 पंचे 125, 4 से काट देता हूं, 4 दूनी 8 और 4 चक्को 16, ये हो गया। आपने कहा 5 चक्को 20, 2,
5 दूनी 10 और 2 12, ये आ गया 120 रुपीज आ गया। तो उसका विक्रय मूल्य क्या आएगा? 120 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी एक बार सॉल्व कर देता हूं। एक तरीका और सीख लेते हैं। मैं कह रहा हूं 96 रुपए में खरीद रहा है, 96 रुपए में खरीद रहा है और 25 रुपए के लाभ पर अगर बेच रहा है, तो मैं कहता हूं कि उसको, अगर मैं मान लेता हूं कि उसका सीपी क्रय मूल्य अगर मैं 100 रुपए पर देखता हूं, 100 पर देखता हूं, तो 96 रुपए पे बेचने, 96 रुपए में खरीद करके 25 के लाभ कमाने पर अगर कॉस्ट प्राइस 100 के रूप में देखता हूं तो कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125। ऐसे बन जाएगा, 125 बन गया। तो इसको डायरेक्टली यहां पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं। एक मिनट है बेटा, इसको यहां पर ऐसे समझा देता हूं कि अगर मान लेता हूं, मैं माना अगर 100 रुपए अगर उसका कॉस्ट प्राइस है, तो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस पर अगर 25 रुपए के हिसाब से अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो कितने में बेच रहा है? तो आपने कहा कि सर 125 रुपए में बेचेगा। 100 रुपए पर 25 रुपए के लाभ पर वो 125 रुपए में बेच रहा है। तो अब 96 रुपए पर, 96 रुपए पर वो बेचे, तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए कि उसका लाभ आ जाए? तो आप कहेंगे 96 रुपए में बेचने पर, हाँ, तो आपने कहा क्या कहते हैं 96 रुपए पर, 100 रुपए पर देखा तो ये था 125, तो 96 रुपए पर क्या आ जाएगा? 125 बट्टा 100 गुणा कितना आ जाएगा? 96। एक बार फिर से समझो, 100 रुपए मान लिया हमने कॉस्ट प्राइस है, 25 रुपए का लाभ कमाता है और वो इसको सेलिंग प्राइस करता है आपका 125 रुपए में, क्योंकि 100 में 125 जुड़ गया, 125 रुपए में हो गया। तो वो कह रहा है 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25 के रुपए के ही लाभ पर बेचा, तो उसका अब विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम उसको निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, फिर से वही 25 छक्को 100 और 25 पंचे 125, आपका 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 25 पंचे 100, 24 पंचे 120 रुपया, यही आएगा आंसर। तो हम दोनों तरीके से बनाएं तो आराम से सवाल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों टाइप से बना सकते हैं। आपको जो अगर वो याद है तो आप उसको यूज करो, नहीं तो डायरेक्टली आप कॉस्ट प्राइस 100 रुपए लेकर के लाभ निकाल करके डायरेक्ट सवाल निकाल दीजिए। एक लाइन का सवाल है। परीक्षा में सवाल बनाने के लिए हर परीक्षा में लगभग 1 मिनट का समय मिलता है, लेकिन आप लोग सवाल बनाने के लिए, किसी भी सवाल को बनाने के लिए 15 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 45 सेकेंड, बहुत ही ज्यादा समय लग गया तो किसी सवाल को बनाने में 45 सेकेंड, बस अपने टाइम को यहां पर मैनेज करके रखें। और परीक्षा में ऐसा तो है नहीं कि 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 100 सवाल करने और तब जाकर के आप एग्जाम निकाल लें। आपको परीक्षा में यह छांटना आना चाहिए कि मेरिट तक पहुंचने के लिए कितने नंबर चाहिए, और मैथ में खासतौर पर आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसको आपने ऐसे देखा एट अ ग्लांस और आपने कहा कि ये सवाल बन जाएगा। उन सवालों को बनाने में मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि 45 सेकंड से ज्यादा समय आपको बिल्कुल भी नहीं लगना है। तो आप अपनी सीमा में रह करके 45 सेकंड की सीमा में रह करके सवाल बना दीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल, या ये कह लीजिए जो एक तरह से थोड़ा सा सोच करके सवाल बनेगा, उसमें 45 सेकंड, नहीं तो बहुत सवाल तो केवल 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड इतना टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो इतनी प्रैक्टिस रखिए कि आप इस टाइम ड्यूरेशन पर काम करने लग जाएं, तो आपका भी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी सवाल बनने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कह रहा है किसी शोरूम में किसी व्यक्ति को सूची मूल्य, ये सूची मूल्य क्या कहलाता है? एक बार इसे समझिए। सूची मूल्य ही अंकित मूल्य कहलाता है। तो मैंने कहा दे रखा है मुझे अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। ठीक है बेटा, अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 2000 रुपए दे रखा है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 2000 रुपए दे रखा है। इसे 20% और 10% के क्रमागत लाभ पर, 20% और 10% के क्रमागत लाभ पर आपका छूट पर, के छूट पर, क्रमागत छूट पर, छूट है, ठीक है, छूट है, छूट पर इसको आपका बेचा जा रहा है। इसमें शुद्ध बिक्री मूल्य बताना है आपको। बड़ा सिंपल सवाल है। एक मैंने आपको परसेंटेज में भी ये चीज समझाई होगी और मैंने क्रय विक्रय मूल्य में भी आपको ये चीज समझाया कि फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100 डैश डैश डैश। इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या निकालना है? शुद्ध बिक्री मूल्य, एक तरह से फाइनल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? फाइनल वैल्यू। आपको दिया क्या है? इनिशियल वैल्यू, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, जो किसी डिब्बे के ऊपर या किसी अन्य चीजों पर लिखा होता है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर ही छूट मिलेगी, कॉस्ट प्राइस पर छूट नहीं देगा। कॉस्ट प्राइस पर अगर कोई व्यक्ति छूट दे देगा तो उसको तो लॉस हो जाएगा। तो अंकित मूल्य पर ही क्या मिलती है? छूट मिलती है। तो वही कह रहा है कि बताइए कि शुद्ध बिक्री मूल्य क्या होगा। तो आप इसका शुद्ध बिक्री मूल्य, एक तरह से सेलिंग प्राइस पता करना चाह रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? अंकित मूल्य दे रखा है 2000 रुपए, गुणे 20% की छूट, तो 20% की छूट कितना हो गया? 80/100 इंटू 10% की छूट कितना हो गया? 90/100। खत्म। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस 100 इंटू
100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100। इस तरह से फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मान रख दीजिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 8 नंबर 72 हो गया, ये 8 नंबर 72 हो गया, गुणा 20 हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, क्योंकि वो शुद्ध बिक्री मूल्य पूछ रहा है, तो एक तरह से शुद्ध बिक्री मूल्य निकल रहा है। तो आपने कहा सर 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1440 रुपये। ऐसा कौन सा आंसर आ रहा है? सी वाला। तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले को भी एक बार मैं बता देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस x2 अपॉन आपका प्लस माइनस। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा होगा तो जोड़ना, लॉस हो रहा होगा तो घटा देना, अपॉन 100 अप टू सोन, ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या पूछा है, फाइनल वैल्यू पूछा ना, क्योंकि जब आदमी बेचेगा तो फाइनल वैल्यू है आपका अंकित मूल्य, तो वो इनिशियल वैल्यू के रूप में काम करेगा। इस फॉर्मूले में यूज करो, बड़ा आसान सवाल। ठीक है, ये है, इसका आंसर आएगा 1440 रुपए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 81 परिणामों का औसत 54 है। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल, डायरेक्ट बनाते हैं। 81 परिणामों का औसत 54 दे रखा है। कितना दे रखा है? 54। तो इसका योग कितना हो जाएगा भाई? दोनों का इंटू कर दो। ठीक है, औसत का सवाल है, 81 परिणामों का औसत 54 दे रखा है, तो आप इन दोनों का इंटू कर देंगे। तो इंटू करके मैं यहाँ पे मैनेज कर दे रहा हूँ, 81 का गुणा 54 से करेंगे, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 5 एकम 5, 8 पंटे 40, ये हो गया 4, 5 6 7, 3 और 4, ये आ गया 4 3 7 4, ऐसा आ गया। फिर आपसे बोलता है 59 परिणामों का औसत 52 है। 59 परिणामों का औसत आपको दे रखा है 52, इसका इंटू कर दीजिए। 59 परिणामों का औसत 52 दे रखा है, साइड में लेके गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 9 पंचे 45 हो जाएगा, 4 5 25 और 4 29, ऐसा हो गया। ये हो गया 8, 5 और 1 6, 9 1 10, हासिल 1 2 1 3, 3068। तो ये आ गया आपका 3068 आ गया। इस तरह से मैनेज हो गया। अब इसके बाद आपसे बोलता है कि 21 परिणामों का औसत, 21 परिणामों का औसत 60 दे रखा है, इसका गुणा कर दीजिए। तो आपने कहा कि सर क्या कहते हैं, ये 21 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और ये 0, ये हो गया। अब आपको मैं एक बार फिर से रिमेंबरिंग करवा दूं, याद करवा दूं। औसत के सवालों में आपने पढ़ा था कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आप सब जानते हो इन दो संख्याओं का योग जो होगा, जैसे 9 और 1 10 और 5 3 8 80, उससे एक कम होगा। और आपको 60वां परिणाम पूछेगा, इस 59 के बाद का अगला परिणाम पूछेगा 60वां परिणाम। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, इन दो संख्याओं को जोड़ करके इस वाली संख्या से माइनस कर दोगे। तो आप पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 6 12, हासिल 1 2 1 3, 3 और 1 4, 4 3 2 8। और आप क्या करोगे, इस संख्या को इस संख्या से क्या कर देंगे? माइनस। तो आप कहेंगे 4 3 7 4 माइनस 4 3 2 8। तो ये आपने माइनस किया, 14 में से आपका 8 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 14 में से 8 चला जाएगा 6, 8 और 6 14, और यहाँ बचेगा आपका 6, 6 में से 2 चला जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 46। तो इस तरह से आपसे पूछा 60वां परिणाम क्या होगा, 60वां परिणाम क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत आसान, आपने एवरेज वाले क्वेश्चनों में इसको पढ़ा था मेरे से। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट करती है। देखो हम इस सवाल को कहां से समझ सकते हैं, तो सीधी सी बात है, समय चाल दूरी, इनमें काम और वर्क, टाइम एंड वर्क, उसका सवाल है ये। कैसे मिलेगा कि मेदिनी अकेले एक दीवार को 16 दिनों में पूरा करती है, 16 दिनों में। ठीक है, 16 दिनों में मेदिनी उसे पूरा करती है। 16 दिनों में कौन करती है? मेदिनी। मेदिनी 16 दिनों में करती है, ऐसा दे रखा है। और फिर कह रहा है जबकि यूकी जो है, यूकी है, कोई लड़की यूकी है, यूकी, तो यूकी जो है वो आपका 3 उससे कह रहा है, जबकि यूकी यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। अब 3 गुना अधिक तो 16 3 48, 48 दिन लगेंगे इसे, यूकी को 48 दिन लगते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि सर इसका एलसीएम क्या ले लेंगे, तो वो 48 आ जाएगा। आपको मालूम है ना, ये टोटल वर्क कहलाता है, जो ये 48 एलसीएम निकाल करके आता है इन दो संख्याओं का, वो टोटल वर्क कहलाता है। तो एफिशिएंसी क्या आएगी, क्षमता क्या आएगी? 48 का भागा 16 में कर दीजिए, 16 तिया 48 और 48 एकम 48, एफिशिएंसी क्या बन गई? 3:1 बन गई। अगर वो कह रहा है यदि वे मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में उस आधी दीवार को पेंट कर लेंगे, तो ये कह रहा है कि मेदिनी अगर यूकी, मेदिनी और यूकी अगर साथ मिल जाएं तो वो कितने दिनों में उस काम को पूरा कर देंगे। तो टोटल वर्क है आपका 48, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनकी क्षमताएं कितनी हो जाएंगी? 3 और 1 4। तो आपने कहा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 दिन में वो पूरी दीवार को, आधी दीवार को, ठीक है,
कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट कर लेंगे? तो 12 दिनों में। कितने दिनों में कर लेंगे? 12 दिनों में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल, क्लास में पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, समय और कार्य वाले सवालों में, टाइम एंड वर्क में। नेक्स्ट सवाल, फिर से नेक्स्ट सवाल भी मुझे टाइम एंड वर्क का ही दिखाई देता है। अरुण और अमित एक काम को 9 और 12 दिन में करते हैं। क्या दे रखा है? अरुण और अमित एक 9 दिन में करता है और एक 12 दिन में करता है। अरुण और अमित, ये दे रखा है आपका अरुण और ये दे रखा है आपका अमित, ये दोनों 9 और 12 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर आपने कहा इसका भी सर एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो मैंने कहा 9 चौक 36, 36 मान लीजिए। तो 9 चौक 36, 4 तियां 12। इनकी क्षमता कितनी आ गई अरुण और अमित की? 4:3 आ गई। अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 और 12 दिनों में करते हैं यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें। अभी आप सिर्फ इतना मुझे बताइए कि अरुण और अमित अगर दोनों मिलकर के एक साथ काम करें, दोनों मिल जाएं, दोनों मिलकर के एक साथ काम करें, तो काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे? क्या बोलोगे आप? तो आप कहोगे 36/7 दिन में कर देंगे। 36/7 दिन में कर देंगे। और अब मैं एक बार भाषा चेंज कर रहा हूं, जैसा वो सवाल पूछ रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि एक दिन ये काम करता है, एक दिन ये काम करता है, एक दिन छोड़ करके एक दिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरुण और अमित जो हैं वो 2 दिन में कितना काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहोगे दिन का उल्टा, 7/36 काम। आप सब जानते हो दिन का उल्टा क्या होता है? काम होता है। 7/36 वर्क, ये करेंगे। अब ये बात आ गई आपके कि 2 दिन में अरुण और अमित 7/36 काम करेंगे। अब टोटल काम कितना करना है? 35/36 काम करना है। तो 35/36 काम करने में वो कितना समय लगाएंगे? अब आप समझिए, मुझे टोटल काम करना है 35/36। ये टोटल मुझे काम करना है 35/36। काम कितना हो चुका है? 7/36। अब मैंने क्या किया, इसमें 5 से गुणा कर दिया। जब मैंने यहां पे 5 से गुणा किया तो 5 से गुणा मुझे यहां भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा वो। तो मैंने कहा 10 दिन में। अब देखते हैं 10 दिन में कितना काम होता है। 10 दिन में, तो 10 दिन में कितना काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? 7×5 = 35। 35/36 अपने आप ही आंसर आ गया। तो 35/36 यही तो टोटल काम करना था भाई। तो ये टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा? 10 दिन में हो जाएगा। तो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया, 10 दिन, खत्म। इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैनेज करना है। आप, मैं बता रहा हूं, एक बार अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है क्लास में, अगर मेरे साथ उसको मेंटेन किया है, तो इनको बनाने में केवल और केवल 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, बहुत ही ज्यादा अगर किसी सवाल में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ गया, हाँ जिगजैग ज्यादा करना पड़ा, तो वो 45 सेकंड, बस यही लास्ट सीमा है सवाल को हल करने की। 1 मिनट भी पूरी नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर आपने अपनी क्षमता को इस तरह से मैनेज कर लिया तो आप हमेशा एग्जाम में टाइम बॉन्डिंग के आधार पर चीजों को सॉल्व आउट करेंगे। लेकिन भाई प्रैक्टिस तो मांगता है, मैं प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 3,680 रुपए पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? अब 2.5 साल का हमें ब्याज निकालना है। अब देखो, पहले दिया क्या क्या उसको लिखो पहले। 3,680 रुपए पर, ठीक है, आपका इतना रिसिव्ड ऑन 3,680 रुपीज प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल आपका दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है आपका 3,680 रुपया। कितने प्रतिशत दर से? 4% की दर से। कितने साल में? ब्याज की दर कितनी है आपका? ये 4% क्या हो गया? दर हो गया। कितने साल में? तो आपने कहा कि सर टाइम दे रखा है 2.5 साल में, 2.5 साल में, ये दे रखा है 2.5 साल में। कितना ब्याज प्राप्त होगा? ब्याज आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ब्याज। तो आप सब जानते हो सेलिंग प्राइस, क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सेलिंग प्राइस याद है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? SI बराबर P/R/T/100। लिख लो, 1-2 बार याद हो जाएगा। प्रिंसिपल है 3,680 गुणा 4 गुणा 2.5 साल। ये आपने यहां से 2.5 हटाया, ये पॉइंट अपॉन 100। ठीक है बेटा, इससे क्या फायदा मिला? आपने ये पॉइंट हटाया, नीचे आपने बढ़ाया आपका 10। 25 से इसको काटा, 25 चक्को 100, 4 से 4 को काट दिया, 0 से 0 को काट दिया, अपने आप ही आ गया 368 रुपीज। ऐसा आंसर आ रहा होगा, वही उसका आंसर होगा। कौन सा आंसर बन रहा है? ए वाला बन रहा है। बहुत सिंपल। ठीक है, केवल और केवल 10 सेकंड का सवाल था ये, देखते ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं, फॉर्मूला याद हो, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है, सिंपल फॉर्मूला बचपन से पढ़ रखा है, याद है आपको, उसमें पुट करिए, आंसर निकालिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल। हाँ, जिस समय हम क्लास पढ़ाते हैं तो इसको मैं परसेंटेज के हिसाब से हल करना सिखाता हूं। जब मैं क्लास पढ़ाता हूं तो मैं डायरेक्टली परसेंटेज के यूज पर ही, जैसे मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया, परसेंटेज के टॉपिक पर ही यूज करते हैं हम लोग। आपका कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सवालों को, और क्या कहते हैं आपका औसत के सवालों को, तो वो थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। उसकी प्रैक्टिस हम क्लास में जब करेंगे, बैठेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसी तरीके से सवालों को मेंटेन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है 64 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में बढ़ करके, ये आपका पॉइंट है, ठीक है, 83 पॉइंट आपका 20 हो जाता है।
64 रुपए की राशि क्या दिया है पहले उसे लिखो। 64 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 83.20 रुपए हो जाती है, ऐसा दे रखा है। ठीक हो गया भाई साहब, ऐसा दे रखा है। अब ऐसा जब दे रखा है तो आपको क्या क्या दे रखा है पहले समझो। सवाल में 64 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो आपसे प्रिंसिपल कह रहा है कि 64 रुपए है, अमाउंट इतनी हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है। मैं अगर इन दोनों को देख करके अगर निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? आपका एसआई निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो माइनस करना पड़ेगा। 83.20 में से 64 घटा दीजिए, तो आपने कहा ये सर घट करके आ जाएगा 0.20। ये आपका 13 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 13 में से 4 चला जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 13 में से 4 गया 9 आ गया, और ये आपका आ गया कितना? 7, 7 में से 6 गया 1, तो 19.20 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि कितनी हो जाएगी, हमसे ये पूछा है। अब मेरे को यहाँ पे से देखो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल मालूम है, टाइम मालूम है, अमाउंट मालूम है, एसआई मालूम है, तो मैं रेट भी निकाल सकता हूँ, रेट निकाल लेता हूँ। तो एसआई बराबर फिर से वही पी 64 हो जाएगा, इंटू आर मुझे निकालना है, कैपिटल ले लेता हूँ, टी 2 सालों के लिए, बट्टे आपका कितना हो जाएगा? 100। एसआई की वैल्यू कितनी आ गई? 19.20 बराबर आपने कहा 64 गुणे आर इंटू 2 बट्टे 100। ये लाइन दोबारा लिख दी मैंने, डायरेक्ट करेंगे। आर बराबर 19.20 गुणा 100 बट्टे आपका कितना? 64 गुणा आपका 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आर की वैल्यू यही रख दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, जिगजैग कर दिया। यहां से पॉइंट हटाइए, नीचे बढ़ाइए 100 जीरो, ये इससे कट गया, ये भी लीजिए, ये भी अच्छा हो गया। तो आपने कहा 1920 बट्टा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 आ गया। अब इसको काटना है भाई, ठीक है, तो इसको काटते हैं। आइए, तो मैंने इसको पहले क्या कहते हैं, 8 2 10 और 1 11, पहले मैंने 2 से काटा, 2 छक 12, 2 चक्को 8, 2 से काटा, 9 दूनी 18, 1 आया, 2 छक 12 और ये 0। फिर 2 से काटा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये 0। फिर मैंने 2 से काटा 16 और आपने कहा 16, 2 से काटा 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24। अच्छा जी, अब मैंने फिर से आपका 16 से तो काट दूं डायरेक्ट, 16 एकम 16 कट जाए, चलो 2 से फिर से काट दो यार, 2 अट्ठे 16 और ये आपका 12, 120। अब आपने कहा कि सर 120 बट्टे कितना आ गया? 8 आ गया, 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना? 4, 8 पंचे 40। तो ये निकल करके आया रेट, ठीक है। तो रेट बराबर आ गया 15%। रेट बराबर कितना आ गया? 15%। हाँ याद है तो डायरेक्टली आप उसे लगा करके काट सकते हैं। तो आपने कह दिया 15% आ गया। अब जैसे ही आपका 15% आया तो फिर उसके बाद आगे हल करिए, उसके बाद आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि 86 रुपए की राशि, अब आपसे शर्त क्या कह रहा है? 86 रुपए की राशि हो और 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है, कितनी हो जाएगी। अब फिर से ये किसका काम करेगा? यहां पर प्रिंसिपल का काम कर देगा। ये किसका काम करेगा? टाइम का काम करेगा। फिर से क्या पूछा है? एक प्रकार की अमाउंट पूछी है। अब हम क्या करें? क्या सर रेट क्या है? रेट वही रहेगा, रेट हमें ध्यान रखना, रेट वही आएगा जो हमने निकाला है, रेट आ जाएगा आपका 15%। अब आप निकाल दीजिए इसमें, फिर से एसआई निकाल दीजिए। तो एसआई बराबर क्या आ जाएगा? फिर से प्रिंसिपल 86 आ जाएगा, इंटू एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो गया? 100। ठीक है, ऐसे हो गया। तो आपने इसको मैनेज कर दीजिए, 15 चक्को 60, आपने कहा 86 गुणा 60 बट्टा कितना हो गया आपका? 100। तो ये हो जाएगा आपका 6 चक 36, 3 8 चक 48, 49 50 51, ठीक है, और ये 0 और ये 100, तो ये आ जाएगा आपका 51.60। ये एसआई आ गया, ठीक है बेटा, ये एसआई आ गया। जैसे ही आपके पास एसआई आया तो आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो आप फिर से कह देंगे कि अमाउंट बराबर ये आपका एसआई है, ये प्रिंसिपल है, दोनों को जोड़ दीजिए, अमाउंट बन जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हो कि अमाउंट कब बनता है, अमाउंट कब बनता है। तो आपने कहा कि सर अमाउंट तब बनता है, अमाउंट तब बनता है जब प्रिंसिपल में क्या जुड़ जाए? आपका एसआई, यही तो है। तो आपने कहा प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 86 अपॉन एसआई कितना दे रखा है? 51.60। आपने इसे सॉल्व किया, 6 0 6 1 7 और 8 और 5, 8 2 10 और 3 13, ये इसका आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है ऐसा सवाल? बिल्कुल भाई बिल्कुल सही है, 137.60। तो आपने दो व्यवस्थाओं के आधार पर आपने सिंपली, और फॉर्मूला एक ही लगाया, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सिंपली उसी चीज को रख करके आपने हल कर दिया, तो आंसर आ गया 137.60। अच्छा सवाल था, ठीक है, इस तरह से मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा, आपको क्या बोल रखा है, समचतुर्भुज बोल रखा है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, रोम्बस। आप सब जानते हो चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों में अंतर है। चारों भुजाएं तो बराबर होंगी, ये चारों भुजाएं तो बराबर होंगी। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आयत और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, तो यही अंतर है, जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग। ये जो आपका विकर्ण है इसके बराबर नहीं होंगे। अगर विकर्ण ये D1 है तो ये क्या होगा आपका D2। विकर्ण इज नॉट इक्वल टू, जो समचतुर्भुज है उसकी एक खासियत है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अब आपसे क्या दे रहा है, आगे पढ़ो, कि दो में से एक विकर्ण, इन दो में से एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है, एक को मान लो, तो D1 बराबर आप मान लो 16 सेंटीमीटर, ठीक है, D1 बराबर 16 सेंटीमीटर हो गया। दो में से एक विकर्ण, दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर का है, और समचतुर्भुज की एक भुजा, अगर एक भुजा 16 है तो ऑटोमेटिकली अगली भी क्या होगी 16, ये भी क्या होगी 16, और ये भी क्या होगी 16, ये सब 16 16 16 हो जाएंगे। अब आपसे क्या पूछता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले मैं उसको लिख देता हूं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आप मुझे बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, D1 इंटू D2 होता है, ठीक है बेटा, उसको आप मैनेज कर देंगे। D1 तो मालूम है, D2 की तलाश में निकलना है। अब कैसे निकलेंगे, देखिए आइए। अगर मैंने कहा ये पूरा D1 मान लिया मैंने 16, उसमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये मैं कहां से लाया, क्वेश्चन से लाया, एक भुजा और दो में से एक विकर्ण, ऐसे बोला। एक भुजा अगर 16 है तो सीधी सी बात है समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, उसको हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि सर ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, ये भी 16 हो गया। आपने कहा कि सर ये भी जो है आपका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 16। अब आपको कोई एक भुजा निकालनी है D1, कैसे निकलेगी, आपने कहा ये कितना हो जाएगा 8, ये भी कितना हो जाएगा 8। अब ये देखिए, ये जो बना रहा है 90 डिग्री का कोण बनाएगा, सीधी सी बात है। अगर मैं कहूं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये क्या हो जाएगा O। अब मैं एक बार एक त्रिभुज पकड़ लेता हूं इसमें से किसी से भी, ठीक है, त्रिभुज A O और C में, A O C में, आप सब जानते हो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपने कहा 90 डिग्री है, तो उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगी, आपको मैंने पढ़ा रखा है 2D और 3D में कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर बराबर लंब क्या आ जाएगा 8, क्योंकि ये यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार, ये आधार का काम करेगा OC, इसको निकालना है, तो मैं इसको OC का स्क्वायर लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है मैं जिसमें इंडिकेट कर रहा हूं, ये निकालना है आपको, OC निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 8 कितना होता है 64, प्लस OC स्क्वायर। अब आप क्या करिए, 256 माइनस 64 और बराबर इधर कर लीजिए OC का स्क्वायर, इसके बदले अंडर रूट मार दीजिए, तो OC बराबर आ जाता है 256 में से 64 घटा दीजिए, तो आपने कहा 2 आ गया। अब आपने कहा 6 में से 4 गया 2, और आपका 15, 6 में से 4 गया 2, 15, 15 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 9। 256 64 है ना, तो 6 में से 4 गया 2, और यहाँ बचा कितना आपका 25, 15, 15 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 9, 15 में से 6 चला जाएगा 9, और बचेगा कितना 1, 192 आ गया, 192 आ गया, ठीक हो गया। अब 192 आपका बन गया, अब इसका भाई आपको वर्गमूल निकालना है। आप ऐसा तोड़ो कि इसका वर्गमूल जो है निकल जाए, तो मैं इस संख्या को तोड़ता हूं थोड़ा सा। आप यहां पर या तो आप साइड में निकाल करके 192 का वर्गमूल निकालिए, और नहीं होता है तो आप इसे तोड़िए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो तोड़ना आ जाएगा आपको। मैं इसको तोड़ देता हूं, तो ये आपका दिख रहा है 64, 256, 128 और 128, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 64 में ही तोड़ता हूँ, 64 गुणा 3, 4 तियाँ 12 हासिल 1, और 6 तियाँ 18 1 19, टूट गया, 64 इंटू 3 हो गया। तो 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का होता है, तो ये कितना हो गया 8 अंडर रूट 3, यहां पर अभी छोड़ दीजिए इसे। तो एक अगर, अब ध्यान दीजिए, अगर एक इसकी भुजा 8 अंडर रूट 3 आई है, तो ये ऑटोमेटिकली कितनी हो गई 8 अंडर रूट 3 हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि D2 का मान क्या होगा, अब ऊपर देखिए D2 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 8 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 3, तो आप कहोगे 16 अंडर रूट 3। आप सब जान गए D2 का मान आ गया। अब आपको दिक्कत ही क्या है, D2 का मान आ गया, D1 का मान ऑलरेडी दिया ही है, D1 का मान क्या दे रखा है, तो D1 का मान दे रखा है 16, आपको दिया ही है, ये 16 बता रखा है। अब आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है,
इसलिए क्षेत्रफल बराबर, तो d1 इंटू डी टू, फिर से वही आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपका 16 गुणा आपका 16 √3। तो 16 का गुणा 16 से करेंगे, फिर से कितना जाएगा, 256, 256 √3। ये इसका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर। तो आंसर कौन सा आ रहा है, बी वाला आंसर आ जाएगा, 256 √3। ये भी अच्छा सवाल था, है कुछ नहीं। ये आपके जो अभी वर्तमान में एग्जाम है, उन एग्जामों में अगर देखा जाए, जैसे SSC GD है, या आपका क्या कहते हैं उत्तराखंड, वो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उन परीक्षाओं में 2D और 3D के क्वेश्चन डिपेंड करेंगे आपके फॉर्मूले पर। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है और थोड़ा सा एक वैल्यू, जैसे ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो ये चीजें मैंने अपने विद्यार्थियों को क्लास में बैठा करके बढ़िया तरीके से 2D और 3D का पार्ट बेसिक टू एडवांस लेवल पर क्लियर किया है, ठीक है। मैथमेटिक्स के भी कई चरण है पढ़ने के ना, तो बेसिक है, एडवांस है, उस लेवल पर पढ़ना है, 2D 3D के लेवल पर पढ़ना है, ठीक है। ज्योमेट्री और उसके देखना है, ट्रिग्नोमेट्री को देखना है, उस लेवल पर एक बार आप चीजें पूरा करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल, इसी लेवल के सवालों को आप क्या कहते हैं समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका 17वां सवाल कह रहा है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी दे रखी है। अब देखो साफ दे रखा है, लेंथ दे रखी है, मैं इंडिकेट कर रहा हूं, लेंथ दे रखी है 24, विड्थ दे रखी है आपका 18, और हाइट दे रखी है कितनी, आपका 16, ये दे रखा है, और ये 24 दे रखा है बेटा। और आपसे क्या पूछ रहा है, घनाभ का आयतन, ठीक है। किसका आयतन पूछ रहा है, क्यूबाइट का आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ क्यूबाइट का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया, क्यूबाइट का, सॉरी वॉल्यूम पूछ रहा है, घनाभ का आपका आयतन, घनाभ जो है 3 डायमेंशियल आकृति है, तो उसका आयतन निकलेगा, घनाभ का आयतन। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका 24 गुणे 18 गुणे 16, ये आ जाएगा। अब एक बार चलो हल कर लेते हैं। 24 का गुणा पहले 16 से करो, ठीक है। 16 चक्को 64, 4 6, 16 दूनी 32, और 6 कितना हो गया, 38, 300 आपका 84, इन दोनों का गुणा हो गया। 18 से गुणा करो, 18 चौक कितना होता है, 18 चौक कितना होता है, 72, तो आपने कहा 72, 18 चौक 72, 2 कैरी गई 7, 18 अट्ठे कितना होता है 144, आपने कहा 7 4 11, 4 और 1 5, और 1 51, 1 कैरी कितनी चले गई 15, आपने कहा 18 तियां कितना 54, 54 और 15 कितना होता है, 54 और 15, 5 4 9, 5 और 1 6, 69। तो आपने कहा कि सर इसका आंसर आ गया 6912 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने सॉल्व किया उसको हटा दिया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया 6912 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। केवल और केवल 10 सेकंड का सवाल था, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट, ये है माध्यिका का सवाल। अब माध्यिका के सवाल में आपको मैंने बता रखा था क्लास में कि भाई जब कभी मीडियन निकालना हो तो जो सीरीज दे रखी है उस सीरीज को पहले मेंटेन करो। सीरीज मेंटेन करते हैं छोटी से बड़ी, सीरीज कैसे मेंटेन होगी, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, 5, आपने कहा 5 लिख दो, 5 लिख दिया। उससे छोटा क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ा, 17 17 दे रखा है, 17 और क्या दे रखा है 17, इन दोनों को मेंटेन कर दिया। इसके बाद इससे छोटा क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा कि सर 32 दिखाई दे रहा है, 32 32, और कहीं है नहीं है, तो आपने कहा 32 और 32 दिखाई दे रहा है, लिख दिया आपने 32 और 32। इससे छोटा, इससे बड़ा, सॉरी इससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 32 32 से, तो आपने कहा कि सर इससे बड़ा जो है 32 से बड़ा आपको 35 दिखाई दे रहा है, 35 दिख गया, आपने 35 मेंटेन कर दिया। इससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो आपने कहा कि सर इससे बड़ा 37 दिखाई दे रहा है, 37 वन टाइम है, वन टाइम है, 37 मेंटेन कर दिया। इससे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, सीरीज को पहले मेंटेन करेंगे छोटे से बड़ा। अब 37 से बड़ा क्या दिखाई दे रहा है आपको पूरी सीरीज में, 45 दिखाई दे रहा है। 45 कितने टाइम है, 3 टाइम्स है, तो आपने 45 मेंटेन कर दिया। आपने कहा 45 45 और आपने 45, इस तरह से मेंटेन कर दिया। और फिर इसके बाद आपने कहा इससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा 64 दिखाई दे रहा है, तो आपने 64 लिख दिया, ये भी मेंटेन हो गया। इससे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा 68 दिखाई दे रहा है, आपने इसको भी मेंटेन कर दिया। आपने कहा इससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 78, आपने ये मेंटेन। जैसे आपने पूरी माध्यिका की सीरीज को जब एक छोटे से बड़े लेवल की ओर मेंटेन किया, तो आपसे क्या कह रहा है, माध्यिका निकालो। माध्यिका नाम ही से लग रहा है, मध्य का, किसका, मध्य का। अब मध्य का निकालना है, टोटल संख्या एक बार गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, छूटा क्या, 93 छूटा है भाई, 93 भी रखो, टोटल हो गए 14। तो 14 इसकी टोटल संख्या आई, 14 इसकी टोटल संख्या आ गई। अब जैसे 14 टोटल संख्या आई, तो आप इसका आधा देखो कितना होगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये है इसका आधा।
7 इधर 7 इधर। अब आप इसे ऐसा करिए कि यहां तक छोड़ दीजिए 6 को ये, और यहां पर छोड़ दीजिए 6 को, ये बैलेंस हो गया। टोटल सम संख्या है ना n/2 और n+1/2। आप इसे ध्यान में रखो, डायरेक्टली ऐसा देखो, 7 आई है टोटल संख्या, बीच की संख्या नहीं बन पा रही है, इधर भी टोटल संख्या छोड़ोगे, इधर भी टोटल संख्या, इधर भी बराबर संख्या, इधर भी बराबर संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 45 45 45 है, मिट गया ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दो संख्याओं का योग कर दीजिए, 37 + 45 अपॉन क्या कर दीजिए 2, माध्यिका का नियम बताइए रखा है। 7 और 5 कितना हो गया 12, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, आपने कहा 2, 2 चक्को 8 और 2 एकम 2, आंसर क्या आ जाएगा 41। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा 41 वाला, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल, एक सवाल आया है पाई चार्ट का, डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आ रखा है। अब डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल में पहले भाषा आपको समझ में आ जाए। दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12 आपका 40,000 है, ठीक है, आपका 12,40,000 है। कंपनी पीक्यूआर द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए, पीक्यूआर, पर्टिकुलर पीक्यूआर पर फोकस करिए, पीक्यूआर कितने परसेंट, 25%। बड़ा सिंपल सवाल, कुछ भी नहीं है, ये आपका 12 40 000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 12,40,000, 25%, 25% पर कितना बनता है, बस इतना सा सवाल है भाई, और पूरा प्योर नंबर है पीक्यूआर। पीक्यूआर का ये मान निकालना है, डायरेक्ट काट दियो 25 चक्को, ऐसा नहीं काटो यार, 2 जीरो गायब कर दो, ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 25 चक्को 100 कर रहे हैं क्यों हम, ठीक है, ऐसा करिए एक बार, इसे भी मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपने ले लिया 12 आपका क्या कहते हैं 40,000 इंटू 25%, 25 बट्टा कितना हो गया 100, ये आपने 10,10,10,0 काट दिया, 25 से गुणा कर दीजिए जरा इस संख्या को, 25 चक्को 100 जीरो, 10 कैरी चला गया, 25 दूनी 50 और 10 60 जीरो, 6 कैरी चला गया, 25 से कम 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, ये आ गया, और पीछे कितने बचे 2 जीरो, ये आपने कहा ये अंक 3,10,000, 3 लाख कितना आ गया 3 लाख आपका आ गया 10,000, तो 3,10,000 कौन सा बन रहा है बी वाला, यही आंसर है, बिल्कुल सिंपल, केवल और केवल 5-6 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते ही हल कर दीजिए। भाषा समझ जाइए एक बार, लेकिन भाषा क्या बोल रहा है कैसे बोल रहा है, आपका पाई चार्ट आराम से मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे बोल रहा है कि किसी कंपनी के विभिन्न, फिर से पाई चार्ट का सवाल आ गया, किसी कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय यह दर्शाया गया है कि सभी व्यय लाख रुपए में, जितना भी दे रखा है लाख रुपए में। अब आपसे बोलता है वर्ष 1 का कुल व्यय, अब वर्ष 1 ये है, इसका कुल व्यय कह रहा है, ठीक है। वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कुल कितना प्रतिशत है, परसेंटेज निकालना है, तो कैसे करेंगे, इसको इसको आपस में सबको जोड़ दो, इनको जोड़ दीजिए, आइए जोड़ते हैं, 70 और 20 90, 90 और 1 10 100, 100 हो गया, और 200 जोड़ दिया तो कितना बन गया ये बेटा 300, ये बन गया 300, ये आपका आया है 450, 120 20 कितना हो गया 40, ये हो गया 150, 150 हो गया, ठीक है, 20 20 140, 140 और 10 कितना हो गया 150, ये आपका आ गया 150, 150 में 450 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 0, और 150 में जोड़ना 5 5 10 हासिल 1, और 4 5 और 1 6, ये आ गया 600, ठीक है, 450 में 150 जोड़ दिया 0, 5 5 10 हासिल 1, 4 5 और 1 6। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, तो 300 बट्टा 600 का क्या है वर्ष 3 का कितना प्रतिशत है, हल कर दीजिए, 0 0 0 0 कट गया, ये इससे कट गया, 6 पंचे 30, तो ये हो गया आपका 50%। आंसर आ रहा होगा, कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला, तो आंसर बन जाएगा डी वाला, आंसर बन जाएगा 50%, बिल्कुल सिंपल बन गया पाई चार्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है नीचे दिए गए ग्राफ कंपनी में XYZ द्वारा पिछले 10 वर्षों में निजी कंप्यूटर्स की बिक्री की जानकारी को दर्शाता है। वर्ष 2009 में कंपनी XYZ द्वारा निजी कंप्यूटर्स को कितनी इकाइयों के रूप में बिक्री किया गया। आप 2009 पे फोकस करिए, ये रहा आपके पास 2009, इस पर फोकस किया। अब 2009 पे आपने कहा ये चीज बन रही है, ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, ये ग्राफ बन रहा है, और XYZ एक कंपनी है द्वारा पिछले 10 वर्षों में निजी कंप्यूटर्स की बिक्री की जानकारी को दर्शाया गया, ये चार्ट। क्वेश्चन ये निकालना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन आपको यहां से समझना है, वर्ष 2009 में कंपनी XYZ की निजी कंप्यूटर्स की कितनी इकाइयां लाखों में बिक्री की गई, ये पूरा आंकड़ा लाखों में दिया है, तो ये आ जाएगा 20 लाख, बिल्कुल सिंपल भाई, देखते ही हल है, ये आ जाएगा 20 लाख, कितना आ जाएगा, ये वाली लाइन 20 लाख, तो आंसर आ जाएगा 20 लाख, क्योंकि सारे आंकड़े कितने दे रखे हैं
लाख में दे रखे हैं, ठीक है, तो लाखों में आंकड़े दे रखे हैं, तो 20 लाख, इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। बड़ा सिंपल था। तो कुल मिलाकर के मैंने आगामी परीक्षाओं से संबंधित मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आपको समझाया, बताया, पढ़ाया। आप उसको समझें, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। ये परीक्षाएं टाइम मैनेजमेंट की है। अगर आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा है, चीजों को अच्छे से रिपीट किया है, बारंबार रिपीट कर रखा है, टेबल से याद है, वर्ग याद है, घन याद है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप परीक्षा में बैठ करके मैथ को देख करके हॉबलस हो जाएंगे। बल्कि मैथ आपकी एक सहायता करेगी और एग्जाम को निकालने में मदद करेगी। तो मैथ को पढ़ने के तरीके को सीखो, सही से उसे मैनेज करो और एग्जाम को निकाल दीजिए, ठीक है। अगर मेरी ये वीडियो और ये व्यवस्थाएं आपको अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे से जुड़िए। आने वाले समय में मैं मैथ में आपका फंडामेंटल और एडवांस लेवल बैच दोनों ही शुरुआत करने वाला हूं। उसको आप अच्छे से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। आप सभी लोगों को आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कैसा रहा? आई ले आज? अरे पगले, 1 घंटे की है? अरे